हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पेपर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का वो क्वेश्चन बायोलॉजी का जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी जो भी क्वेश्चन हैं सब के सब वो टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और देखते हैं हम लोग, आज हम लोग का टॉपिक है विविध। विविध में वो आ जाएगा जो सभी मतलब टोटल चैप्टर को मिला करके जो मेन टॉपिक है, जो मेन क्वेश्चन है वही आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पूरा वनस्पति शास्त्र, बी पूरा जैविकी, सी जीवाश्म विज्ञान और डी वर्गीकरण। यानी जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। यानी जीवन की उत्पत्ति के समय ऑप्शन नंबर ए में कहता है O2, बी CO, सी NH3, डी CH4। यानी जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी, तो वो कौन नहीं थी? O2 नहीं थी। यानी O2 की उपस्थिति नहीं थी। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस O2 वायुमंडल में उपस्थित नहीं था। यानी ऑक्सीजन गैस क्या था? उपस्थित नहीं था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसने सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी स्टैनली एल मिलर, डी JBS हेल्डन। यानी किसने सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। तो किसने दिया था जी? ते दिया था JBS हेल्डन ने दिया था। कौन दिया था? JBS हेल्डन ने दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक, बी मिसेल, सी समजातीय और डी हाइड्रोफिलिक। यानी जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने से माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइलम, बी इमली, सी ब्रायोफाइट और डी गुलाब। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अकाइनिक प्रवर्धन प्रजनन एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें गुलाब, अंगूर आदि के पौधे आते हैं। देखिए यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि डैश तने के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी इमली, सी गुलाब, डी ब्रायोफाइलम। यानी क्या किया? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एवस में शामिल है। यानी एव्स में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है पक्षी, बी में स्तनधारी, सी जलीय जीव, डी मछलियाँ। तो एव्स में शामिल है तो क्या शामिल है जी? तो एविवारी कहते हैं ना, यानी पक्षी है। कौन है? पक्षी है। तो याद रखिएगा एविज, एव्स या एविज में पक्षियों को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन ए फर्न, बी चीड़, सी आम, डी काई यानी मॉस।
निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो कौन है जी? तो ये जिम्नोस्पर्म है चीड़। क्या है? चीड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृति बीज, ठीक है, नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं जैसे चीड़, देवदार, साइकस आदि प्रमुख हैं। यानी जिम्नोस्पर्म में कौन कौन आते हैं? तो चीड़, देवदार और साइकस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है। ऑप्शन ए मेढक, बी मछली, सी केचुआ, डी छिपकली। तो निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए मेढक, मछली और छिपकली ये सब के सब क्या है? कशेरुकी है, जबकि केचुआ क्या है? अकशेरुकी जीव है। ठीक है, देखिए केचुआ जो है वो एनिलिडा संघ में आता है। किस में आता है? एनिलिडा संघ में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कॉर्क सेल को गैसों एवं जल के प्रति अभेद बनाने के लिए उसमें एक रसायन डैश उपस्थित होता है। क्या होता है जी? ऑप्शन ए सैफ्रेनिन, बी काइटिन, सी क्यूटिन, डी सुबेरिन। तो क्या होता है इसमें? इसमें होता है सुबेरिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है। ऑप्शन बी में कहता है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं। सी में कहता है कि पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। डी में कहता है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करता है। यानी इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, उस मतलब कौन सा गलत है, करे उस गलत की पहचान कीजिए। अन्य सभी सही है, एक कोई गलत है। देखिए गलत में क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पौधे में उनके अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन, ठीक है, निष्कासन क्या होगा? निष्कासन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। ये गलत है, नहीं यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना होता है। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ठीक है, तथा धीमी गति से करते हैं, ये भी सही है। इनमें से अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु सीमित अंग होते हैं। पौधे में क्या होते हैं? सीमित अंग होते हैं। नहीं तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। किसमें? 556 में। तो याद रखिए 556 में कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए में कहता है 32, बी 101, सी 108, डी 315। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 315। क्या हो जाएगा? 315 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उभयलिंग नहीं है? यानी उभयलिंग नहीं है। ऑप्शन ए सरसों, बी सूरजमुखी, सी हिबिस्कस, डी में कहता है पपीता। इसमें कहता है उभयलिंग नहीं है, तो उभयलिंग कौन नहीं है? तो पपीता उभयलिंग नहीं है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा प्रजनन दोनों उपस्थित होता है, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, लेकिन पपीता में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है? एक लिंगी है। क्या है? पपीता एक लिंगी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपको दिखता है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है? ऑप्शन ए एम्फियोक्सस, बी रोहू, सी डॉगफिश, डी टूना। यानी बताना है कि इसमें कौन होगा? तो कौन होगा? एम्फियोक्सस
ऑक्सस होता है। कौन होता है? एम्फीऑक्सस जो है वो प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कशेरुकिया की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण, ऑप्शन नंबर बी लिपिड का संश्लेषण, सी प्रोटीन का संश्लेषण, डी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो क्या होगा? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो क्या किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। ठीक है, यानी देखिएगा, याद रखिएगा कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं को चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है, द्वारा औषधियों को विषों का निराविषीकरण किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी काली, सी धूसर, डी भूरी। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो किससे था जी? तो वो था भूरी क्रांति से। किससे था? भूरी से था, यानी भूरी रंग की क्रांति, भूरी क्रांति से संबंधित था। किसका? चमड़ा और कोको का संबंध भूरी क्रांति से है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सींग वाला गैंडा, बी हाथी, सी रॉयल बंगाल टाइगर, डी एशियाई चीता। तो देखिए राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में किसे किया गया है जी? तो हाथी के किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों, पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार है? ऑप्शन ए यूवी बी में कहता है ऑप्शन नंबर बी में यूवी ए और यूवी बी, सी में कहता है यूवी किरणें जिम्मेदार नहीं है, और डी में कहता है यूवी ए। तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया भर में जो कैंसर फैल रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है यूवी बी। याद रखिए कौन सा? यूवी बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी USA, सी कनाडा, डी स्पेन। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो स्थित है वो कहाँ है? USA में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था जी? 1872 में हुआ था। याद रखिएगा येलोस्टोन पार्क जो है उसका स्थापना 1872 में किया गया था। यह विश्व का पहला नेशनल पार्क है, जो इसलिए इससे पूछा गया है क्योंकि विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? USA में। इसका स्थापना कब हुई थी? 1872 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 1991 से 2001, बी 1991 से 2003, सी 1991 से 2002, डी 1990 से 2001। तो देखिए इसमें जो है स्वर्ण क्रांति के नाम से कब से कब तक जाना जाता है? तो हो जाएगा 1991 से 2003। ठीक है, अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी अवधि में शहद तथा फल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। किसमें? शहद तथा फल उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई थी वो हुई थी 1991 से 2003 के बीच में। इसलिए इस मतलब अवधि को स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ऑप्शन ए ऊर्जा, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी कृषि। तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है वो संबंधित है स्वास्थ्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मृत पोषी पोषण क्या है? ऑप्शन ए, जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर रहता है। ऑप्शन बी, जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। ऑप्शन सी, जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा करता है। डी, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। तो देखिए मृत पोषी पोषण क्या है? तो जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 में क्वेश्चन क्या कहता है कि संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डैश क्रांति कहा गया है। ऑप्शन ए, भूरी, बी, पीली, सी, काली, डी, स्वर्ण। तो देखिए संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या कहते हैं हम लोग? वो कहते हैं हम लोग पीली कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा तिलहन जो है, तिलहन, संकर तिलहन जो है किससे? पीली क्रांति से, यानी संकर तिलहन की बुवाई की वजह से खाद्य तेल में अचानक वृद्धि हुई, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पीली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली क्रांति कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सी, ऑक्सीजन, डी, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है जी? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि शामिल है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? कौन? हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन ए में कहता है जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ किया जाता है। बी में कहता है जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है। सी, ऑप्शन सी में कहता है कि जिसमें मशीनों का उपयोग करके खेती की जाती है। डी, जिसमें फसलों को बड़े भूभाग पर उगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी मिट्टी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? इसमें बताना है कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, नंदा देवी, बी, मानस, सी, सुंदरवन, डी, मन्नार की खाड़ी। इसमें कौन नहीं है जी? तो मानस नहीं है, यानी मानस जो है वो मतलब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। याद रखिएगा कि भारत के कितने 12 जैव, याद रखिएगा भारत के कुल 12 जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, जिसमें कौन कौन है जी? नीलगिरी, नंदा देवी, नोकर लेक, सुंदरबन, गल्फ और मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, पन्ना तथा अचानक कमार, अमरकंटक। ठीक है, ये सब के सब कहाँ पे है? यानी ये सभी मतलब रिजर्व जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, लेकिन मानस नहीं है, इसलिए मानस हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? देखिए ओजोन परत की मोटाई, ऑप्शन ए कहता है सीवर्ट इकाई, बी में कहता है डेल इकाई, सी में कहता है डेसीबल और डी में कहता है डॉप्सन इकाई। तो देखिए ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, बी नागपुर, सी नैनीताल, डी पुणे।
यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? कुल मिलाकर के ऑप्शन ए कहता है 19, बी 9, सी 8, डी 18। तो याद रखिएगा भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? तो 18। कितने हैं? 18, जिसमें से 12 जो है वो क्या है? वो जो बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, 6 नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते, ठीक है, नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, वो किया गया है ऑप्शन ए में कह रहा है कि WCCB, बी में कहता है IPCC, सी में कहता है AWDF और डी में कहता है ESGP। तो याद रखिएगा ये सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते हैं नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? WCCB के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसकी शुभारंभ 2019 में की गई थी, यानी उस समय का करेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में एशियाई चीतों को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1952, डी 1950। तो भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? वो किया गया था 1952 में, 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसकी क्या होगी? इसकी बहुत कमी हो गई थी शिकार के कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें जिन्हें कथन ए और आर द्वारा निर्देशित किया गया है और उनके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। कथन ए, देखिए कथन ए में क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। आर में कहता है पौधों को विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। अब देखिए ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि कथन ए आर दोनों ही सत्य है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बी में कहता है कथन ए और आर दोनों ही सत्य है, आर एक की सही व्याख्या है। सी में कहता है कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी कहता है कथन ए और आर दोनों असत्य है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसमें कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। आर कहता है कि पौधों को विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो कि वे कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ये सही कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, लेकिन जो आर कह रहा है कि पौधे के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ये चीज़ क्या है? यही चीज़ गलत है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो हानिकारक गैस है। ठीक है, इसमें पौधों के विकास के लिए में कोई योगदान नहीं है, यानी आर गलत है, ए सही है। तो देख लीजिए ना, ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि कथन ए सत्य है, आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? ऑप्शन ए मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी में से कुछ भी नहीं। बी सर्वाहारी, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। तो देखिए जो दोनों खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? ऑप्शन ए शीर्ष मांसाहारी, उत्पादक शाकाहारी, सूर्य का प्रकाश। बी में कहता है मांसाहारी शाकाहारी, उत्पादक सूर्य का प्रकाश। सी में कहता है शीर्ष मांसाहारी, उत्पादक शाकाहारी, सूर्य का प्रकाश। डी में कहता है मांसाहारी शाकाहारी, उत्पादक सूर्य का प्रकाश। यानी क्या हो जाएगा जी? तो इसमें हो जाएगा बी, यानी बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मांसाहारी शाकाहारी, उत्पादक सूर्य का प्रकाश।
ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। पहले क्या, मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश, यही क्रम सही है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, ठीक है, यानी MERA इंडिया, ठीक है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस का शुभारंभ किया था, ठीक है, यानी मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस का शुभारंभ कब किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 2020, बी में कहता है 2035, सी में कहता है 2025 और डी में कहता है 2030। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया कब तक खत्म हो जाएगा, तो 2030 तक। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी, ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। ऑप्शन ए जूठन, पशु अपशिष्ट, बी में कहता है स्क्रैप कपास ऊन, सी में कहता है लकड़ी कागज चमड़ा, डी में कहता है प्लास्टिक DDT बैकेलाइट। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, DDT और बैकेलाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए की बात की जाए तो 1997, बी में कहता है 1986, सी में कहता है 2004 और डी में कहता है 2012। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए कि भारत का पर्यावरण अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था, 1986 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में क्या अंतर होता है। बताना है कि प्राथमिक और द्वितीय में क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों और दूसरे उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थों को खाते हैं। ये तो गलत है। बी में कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं, ये बात सही है। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये भी बात सही है। देखिए पहला वाला पौधा को खाता है, दूसरा वाला पहला वाला को खाता है, ये सही है। सी में देख लेते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों और विघटित पदार्थों को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और दूसरे नहीं। पहला वाला पौधे को खाता है, दूसरा वाला पहला वाला को खाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल पौधों को खाते हैं, द्वितीय प्रथम को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन को चयन कीजिए। ऑप्शन ए की बात किया जाए, ऐसे जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता का होते हैं, बात सही है, यानी गलत को चूज करना, हम लोग क्या करना है, गलत को। पहला वाला तो सही है। बी में देखते हैं, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, बात सही है, ठीक है। सी में कहता है जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये तो गलत है भैया, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। डी में कहता है खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने से भी पता चल जाता है किसका क्या सही है। अब देखिए 42, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है।
यानी मंडल के नाम बताना है। वायुमंडल में कौन सी परत है जो रेडियो संचार को संभव बनाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी वायुमंडल, सी आयनमंडल, डी समताप मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो रेडियो को संचार बनाती है तो आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। याद देखिए, आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों को अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल में इसी परत में विभिन्न आवृत्तियों को रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर, बी मिक्सर एंड ग्राइंडर, सी एसी, डी पैकिंग मटेरियल। तो किसमें नहीं होता है? तो ये किसमें नहीं होता है जी? तो ये मिक्सर में नहीं होता है, मिक्सर एंड ग्राइंडर में नहीं होता है। किसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग? तो होता है रेफ्रिजरेटर में, एसी में, पैकिंग मटेरियल में। ठीक है, यानी तीनों में होता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में सूचित नहीं है? ऑप्शन ए हानिकारक, बी विलुप्त, सी संकटग्रस्त, डी असुरक्षित। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में सूचित नहीं है? तो कौन नहीं है जी? हानिकारक वाला तो नहीं होगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए यानी हानिकारक नहीं, वो क्या होता है? संरक्षित, उसमें प्रकृति संरक्षण संघ में सूचित नहीं है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है? ऑप्शन ए चूहा, बी चिट्टी, सी भालू, डी सांप। यानी निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है? तो सर्वाहारी कौन नहीं है जी? तो सांप सर्वाहारी नहीं है। सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी, साग सब्जी, घास इत्यादि और मांसाहारी दोनों खाते हैं। ठीक है, चूहा, चिट्टी और भालू ये सर्वाहारी होते हैं, जबकि सांप क्या है? मांसाहारी होता है। क्या है? मांसाहारी है। सांप क्या है? सिर्फ मांस नहीं खाता है जी, मांसाहारी है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन? ऑप्शन ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी जलवाष्प, डी हाइड्रोजन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन नहीं है जी? तो हाइड्रोजन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए शैवाल और लाइकेन, बी प्रोटोजोआ और लाइकेन, सी शैवाल और प्रोटोजोआ, डी जीवाणु और कवक। तो निम्नलिखित में से कौन जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? स्वच्छ रखने में तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जीवाणु और कवक जो है जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, जीवाणु और कवक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय समस्या नहीं है? ऑप्शन ए भोजन का आनुवंशिकता संशोधन, बी वनीकरण, सी अम्लवर्षा, डी जैव विविधता का ह्रास। निम्न में से कौन पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है जी? तो समस्याएं नहीं है, तो समस्या वनीकरण थोड़ी समस्या है जी। वनीकरण का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र में वृक्षारोपण करना जहां पर पहले से मतलब वाछादान नहीं था, या प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इससे पर्यावरण का लाभ होता है, वनीकरण से तो लाभ होता है, इसमें तो समस्या कौन नहीं है? तो यही तो है, लाभ होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी के क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? ऑप्शन ए जूट के थैलों का उपयोग, बी जीवन शैली में सुधार, सी यूज एंड थ्रो अभिवृद्धि, डी पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग। तो क्या होगा जी? तो जूट के थैलों का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यानी 50। देखिए क्वेश्चन 50 क्या कहता है कि WWF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वेब वर्ल्ड फेडरेशन, बी
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, सी वर्ल्ड वेब फेडरेशन, डी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो क्या होगा जी, यानी फंड वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। WWF का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ठीक है। यह एक गैर संस्थारी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, याद रखिएगा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो WWF का मुख्यालय जो है वह है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि अत्यधिक जनसंख्या वाले रेड डाटा बुक यानी रेड लिस्ट क्या है, रेड डाटा बुक रेड लिस्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के वर्णन का दस्तावेज, बी में कहता है भूगर्भ क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, सी में कहता है सूखा क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, डी में कहता है जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित दस्तावेज। तो रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है, तो रेड डाटा बुक जो होता है वो होता है जानवरों और पौधों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संबंधित दस्तावेज। जो दुर्लभ हो रहे हैं और जो लुप्त हो रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं का संबंधित दस्तावेज है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसका भी जो है 5 अक्टूबर 1948 में इसका स्थापना की गई थी, ठीक है। वो भी कहाँ पे, फ्रांस में की गई थी। कहाँ पे, फ्रांस में। इसका जो मुख्यालय है ग्लांड में है, ठीक है। रेड डाटा बुक का मुख्यालय कहाँ पे, ग्लांड में। ग्लांड कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जून 2015 के अनुसार विश्व, देखिए करेंट का क्वेश्चन है, नहीं ये क्या हुआ, करेंट का क्वेश्चन है, इसलिए क्या होता है, अच्छा पढ़ लेते हैं। जून 2015 के अनुसार विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन ये जो है क्या हुआ, करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी में कहता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सी में कहता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डी में कहता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट कम्युनिकेशन काउंसिल। तो देखिए UNFCCC का मतलब क्या होता है, UNFCCC का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर बी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, वन्य जीव संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए नागपुर, बी गंगटोक, सी देहरादून, डी ईटानगर। तो कहाँ पे होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए परजीवी, बी प्राणीसम, सी स्वचालित, डी मृत पोषित, यानी डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। किसका पद्धति नहीं है जी, तो स्वचालित, यानी स्वचालित पर पोषित पोषण की पद्धति नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, यानी जैव मंडल से क्या समझते हैं आप। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बायोगैस उत्पादन स्थल, बी में कहता है खनिज की कमी वाले भंडार, सी में कहता है सतत विकास के अध्ययन स्थल, डी में कहता है वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। तो याद रखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कि सतत विकास के अध्ययन स्थल, सतत विकास के अध्ययन स्थल। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। ऑप्शन ए उपलब्ध शिकार में कमी, बी वन्य जीव गलियारों का संयोजन, सी मवेशियों की चराई, डी प्राकृतिक वास का विखंडन। निम्नलिखित में से बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, तो खतरा किससे नहीं है जी, तो खतरा नहीं है वन्य जीव गलियारों का संयोजन से खतरा नहीं है। किनसे खतरा है, तो उपलब्ध शिकार में कमी,
ठीक है, आबादी के लिए खतरा नहीं है। देखिए सी मवेशियों की चराई, डी प्राकृतिक वास का विखंडन, इनसे खतरा है, लेकिन खतरा किससे नहीं है, तो वन्य जीव गलियारों का संयोजन से खतरा नहीं है। देखिए हमारे देश में जो है भारत में कब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, याद है, 1973 में। कब, 19 याद रखिएगा, 1973 में ये चलाया गया था, ठीक है, लागू किया गया था। कौन, तो सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था बाघों के संरक्षण के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी किसको बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चीज, बी दही, सी शराब और डी एंटीबायोटिक दवाएं। तो किसको बनाने में जी, तो शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसके बोलचाल की भाषा में ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर कहा जाता है। क्या कहता है, खमीर कहा जाता है, याद रखिएगा, ईस्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि हृदय की छवियों, देखिए हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इकोकार्डियोग्राफी, बी अल्ट्रासोनोग्राफी, सी इकोकार्डियोग्राफ, डी सोनोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी। क्या कहता है, इकोकार्डियोग्राफी। हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है, तो इकोकार्डियोग्राफी के रूप में कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि जीव के वैज्ञानिक की नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किसने किया था। ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, बी जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, सी चार्ल्स डार्विन और डी कैरोलस लीनियस। तो जीव नाम पद्धति का उपयोग किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, बी फोटोमीटर, सी टेलीस्कोप, डी टैकोमीटर। तो याद रखिए निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो कौन सी है जी, तो ये हो जाएगा पॉलीग्राफ, यानी पॉलीग्राफ से क्या होता है, झूठ को पता किया जाता है, झूठ पकड़ने के लिए मशीन है, इसको कहा जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में कहता है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइम, बी में कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइम, सी में कहता है मैक्सिमम सेल प्राइस, डी में कहता है मैक्सिमम स्टॉक प्राइस। तो देखिए तो इसमें एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमएसपी का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, यानी एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 में कहता है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। ऑप्शन ए फ्लाइरिस माइनस, ठीक है, जिसको कहते हैं स्मॉल ग्रैनरी ग्रास कहते हैं, बी में कहता है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस, सी में कहता है एकिनोक्लोआ क्रुस गैली और डी में कहता है एलिमस रेपेंस। तो देखिए इसमें कहता है भारत के धान की फसल की जाने वाली को प्रमुख खरपतवार कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी एकिनोक्लोआ क्रुस गैली। याद रखिएगा, यानी बार्नयार्ड ग्रास, क्या कहता है, बार्नयार्ड ग्रास जिसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या कहता है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से संगत और असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए ओलंपिक गेम्स, बी आईसीसी वर्ल्ड कप, सी एशियन गेम्स, डी कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट से संबंधित है, जबकि तीनों के तीन देखिए ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ
किससे संबंधित है जी? एथलीट्स से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए ग्रीन डाटा बुक, बी रेड डाटा बुक, सी ब्लैक डाटा बुक, डी ब्लू डाटा बुक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी रेड डाटा बुक। BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो रेड डाटा बुक से करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। ऑप्शन ए सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में कहता है हाइड्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। सी में कहता है पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। देखिए डी में कहता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा में जो क्या पाया जाता है? तो बेकिंग सोडा में पाया जाता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जियोग्राफी। ऑप्शन ए एरेटोस्थेनीज, बी यूलिस अल्ड्रोवेडी, सी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, डी कार्ल रीटर। तो जियोग्राफी शब्द जो गढ़ा गया था किसके द्वारा? एस्टोस्थनीज द्वारा। एरेस्टो क्या होता है? एरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, गढ़ा गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ऑप्शन ए 45 dB, बी 35 dB, सी 25 dB, डी 65 dB। तो क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 dB, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? 69 अजैव क्या कहता है? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? ऑप्शन ए पीला, बी नीला, सी लाल और डी हरा। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का नाम क्या है जी? वो है नीला, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 और इस आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है वायुमंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 0.38%, बी में कहता है 0.03%, सी में कहता है 0.054% और डी में कहता है 3.34%। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.03%। देखिए मेरी यही प्रयास थी कि बायोलॉजी को मैं टोटल एक MCQ के माध्यम से क्वेश्चन दे दूं, जो आज तक जितने भी RRB के एग्जाम में मतलब रेलवे के एग्जाम में जो भी साइंस पूछे गए हैं जो बायोलॉजी से थे, हमने पार्ट बाय पार्ट चैप्टर वाइज आज हमने कंप्लीट कर लिया। यानी आज से हम लोग क्या हुआ, बायोलॉजी पूरी तरीका से हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद लेके आएंगे फिजिक्स का क्वेश्चन। हाँ, बायोलॉजी का कुछ टॉपिक क्या होगा, टॉपिक वाइज लेते आएंगे, जो एकदम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आएंगे, जो हॉट स्पेशल क्वेश्चन मतलब रहेगा, ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो बार बार उसको रिपीट किया गया है, वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन हम डालते हुए रहेंगे। लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स का वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन होंगे सब के सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे, जो RRB NTPC या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।